हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं करेंट अफेयर्स पर एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर मैं आपको पूरा पूरा विस्तार से बताऊंगा कि क्या है, क्यों सुर्खियों में है और इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ है अब तक, क्यों ये इसको लाना ज़रूरी है और क्या इसमें दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं और साथ ही साथ इसका विरोध क्यों हो रहा है। जो भी हमारे जो विपक्षी पार्टियां हैं देश में उनके द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा है और जो समिति इस पर गठित की गई थी, एक देश एक चुनाव के लिए, उनकी क्या सिफारिशें हैं, उसको लागू कब तक किया जाएगा और इसके संबंध में अंत में क्या होना चाहिए, इन सब विषयों पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो करंट अफेयर्स के आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं और ये मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये जो टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इससे प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। वन नेशन वन इलेक्शन काफ़ी सुर्खियों में रहा है और सुर्खियों में क्यों है पहले ये देख लेते हैं। एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में अपनी सिफारिश देने के लिए। उनके द्वारा ही कुछ दिन पहले माननीय राष्ट्रपति महोदय को अपनी सिफारिश दी गई है उच्च स्तरीय समिति द्वारा। अब क्या है वन नेशन वन इलेक्शन, देख लेते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है लोकसभा और राज्य की विधानसभा के चुनाव के लिए एक ही दिन एक ही साथ वोट डाला जाएगा। इसके अंतर्गत आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962, 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968, 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग होने के बाद 1970 से ये परंपरा टूट गया और अब साल में देश में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, पंचायत का हो। एक तरह से देश में कहीं न कहीं इलेक्शन होता ही रहता है। अभी देख लेते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है तो इसके क्या लाभ होंगे, क्यों ज़रूरी है, क्या लाभ है इसका। सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अगर एक साथ कराए जाते हैं तो चुनाव पर जो सरकार के खर्च होते हैं वो कम हो जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के खर्च से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो चुनाव है दिन ब दिन काफ़ी महंगा होता चला गया है और इसी जो चुनावी खर्च है इसको कम करने के लिए हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को एक साथ कराना चाह रहे हैं। जब भी आप उत्तर लिखेंगे तो फैक्ट्स को ज़रूर आप डालेंगे कि 60,000 करोड़ रुपये से के लगभग हमारा लोकसभा का चुनाव का खर्च हो चुका है। अभी माना जाता है कि ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पर 10 रुपया प्रति मतदाता प्रति वर्ष खर्च होता है और नीति आयोग की रिपोर्ट ये है कि अगर एक साथ हम चुनाव कराते हैं तो यह लागत घट करके 5 रुपया प्रति मतदाता प्रति वर्ष हो जाएगा। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब एक और रिपोर्ट ये है कि सेंटर फॉर स्टडीज़ मीडिया स्टडीज़ की रिपोर्ट ये है कि पिछले 20 वर्ष में चुनाव खर्च 6 गुना बढ़ गया है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चुनावी खर्च देश पर कितनी बड़ी एक बोझ हो चुकी है, जिसको कम करने के लिए ज़रूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो फार्मूले हैं उसको लागू किया जाए। साथ ही साथ जब मतदान किए जाते हैं तो ईवीएम का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो लोकसभा और विधानसभा के लिए जब अलग अलग समय में अलग अलग चुनाव अगर कराए जाते हैं तो ईवीएम के इंतज़ाम करने में, उसकी सुरक्षा के लिए अलग अलग बार बार सरकार को अपनी मशीनरी को यूज करना पड़ता है। ये एक समस्या है। अगर हम एक साथ कराते हैं तो ईवीएम का जो संबंधित जो भी इंतज़ाम हैं, उसकी सुरक्षा जो भी मामले हैं वो केवल 5 वर्ष में एक बार करने पड़ेंगे। साथ ही साथ चुनाव के लिए कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की जो तैनाती की जाती है समय समय पर, वो भी बार बार नहीं करना पड़ेगा यदि हम एक साथ चुनाव कराते हैं। तो एक साथ चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया आम लोगों की रुचि बढ़ी रहेगी, आम लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, इससे वोट प्रतिशत का इजाफा होगा क्योंकि वोटरों को एक साथ ही दोनों चुनाव में वोट डालने का अवसर मिलेगा। बार बार चुनाव होने के कारण कई लोग परेशान होकर के मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं और
चुनाव आयोग के कारण चुनाव जब हमारे देश में चल होता है तो आप जानते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लगाया जाता है। आदर्श आचार संहिता 5 वर्ष में कई बार लगाया जाता है एक ही जगह पर, चाहे कभी लोकसभा के नाम पे, कभी विधानसभा के नाम से, कभी जो है आपके पंचायत इलेक्शन के नाम से या नगर पालिका इलेक्शन के कारण आदर्श आचार संहिता लगाए जाते हैं। आदर्श आचार संहिता लगाने के कारण जो उस क्षेत्र के विकास कार्यक्रम है, नए विकास कार्यक्रम, उसको प्रभावित होता है इससे। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब एक और जो इम्पोर्टेंट है कि सरकारी नीतियों का जो क्रियान्वयन है और विकास की गतिविधियों पर प्रशासनिक ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है। अलग अलग चुनाव होने से सारी मशीनरी इलेक्शन कराने में ही लग जाता है। इससे एक और ये फ़ायदा होगा कि इससे सरकार, जो व्यवसायी हैं, कामगार हैं, राजनीतिक दल हैं, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं और बड़े पैमाने पर जो नागरिक संगठन हैं, उस पर भी जो भारी बोझ पड़ता है समय समय पर होने वाले चुनाव के कारण, उससे भी एक मुक्ति मिलेगी। तो ये सारे फ़ायदे हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाता है तो। लेकिन इसमें कई बाधाएं हैं, कई चुनौतियां हैं और कुछ हानियां हैं जिसको समय पर दूर करने की ज़रूरत है। पहले हम देख लेते हैं को क्या बाधाएं हैं। सबसे बड़ी बाधा यह है कि यदि कोई राज्य, यहाँ तक कि केंद्र सरकार अगर अविश्वास प्रस्ताव में विफल हो जाता है, यानी कि अगर नई सरकार का मान लिया कि नए सिरे से चुनाव होता है और चुनाव के बाद कोई भी पार्टी सरकार बनाने में विफल हो जाती है या कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही 5 साल का कार्यकाल जो होता है वो समाप्त होने से पहले ही अगर किसी कारणवश मंत्रिपरिषद विश्वास अपना खो दे विधानसभा में या विधायिका में, तो समय से पहले ही लोकसभा या विधानसभा को भंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, क्या उपाय होना चाहिए? क्योंकि देश में अब तक 5 से अधिक बार ऐसे मौके में हैं जबकि लोकसभा तय समय से पहले ही भंग हो चुकी है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमें कुछ संवैधानिक जो प्रावधान किए गए हैं संविधान में, उसको संशोधन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। एक और महत्वपूर्ण बाधा है कि देश की बहुत विशाल आकृति है, स्थलाकृतिक और सांस्कृतिक अंतर भी बहुत हैं और अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव कराने के जो चैलेंजेस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बाधा ये है कि ईवीएम जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसकी खरीद की लागत बढ़ सकती है। एक ही समय में बहुत बड़े पैमाने पर ईवीएम की खरीद करनी पड़ेगी अगर एक साथ चुनाव कराना होगा तो। एक अनुमान है कि हर साल इस पर लगभग 10,000 करोड़ रुपये, हर 15 साल में 10,000 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। इस व्यवस्था को अगर लागू करना है तो संविधान के कई महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में संशोधन भी करने होंगे। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174 और अनुच्छेद 356। ये प्रश्न प्री में भी पूछे गए हैं जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कशन किया था और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसमें इस प्रावधान में संशोधन करने की में एक बहुत जो ये जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जटिल प्रक्रिया क्या है कि संसद का सबसे पहले 2/3 बहुमत चाहिए इसको संशोधन करने के लिए और आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी भी चाहिए, क्योंकि मामला राज्यों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे मामले में आधे से अधिक राज्यों की भी मंजूरी लेनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही कठिन चुनौती है और आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी मिलने के बाद ही यह संशोधन हो पाएगा। एक और महत्वपूर्ण बाधा यह है कि इसको लागू करने के लिए कुछ राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को समय से पहले भंग करना पड़ सकता है और इनमें से कुछ ऐसी राज्य हैं जिसमें हाल में सरकारें चुनी गई है, इनके द्वारा विरोध किया जा सकता है। साथ ही कुछ राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल तय अवधि से आगे भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि एक टाइमलाइन सेट करने के लिए, लोकसभा के साथ टाइमलाइन सेट करने के लिए। और सबसे एक जो महत्वपूर्ण यह है कि ये सभी दलों का समर्थन प्राप्त करना कठिन है इसमें। यहाँ तक कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा देश के संघीय ढांचे पर प्रहार है। संघीय ढांचे पर प्रहार इसलिए है क्योंकि उनका मानना है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका प्रभाव बढ़ेगा चुनाव में, सत्ताधारी पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा और इसमें मतदाताओं के बीच में स्थानीय मुद्दे उतने प्रभावी नहीं रह जाएंगे। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर चुनाव लड़ा जाएगा और इवन जो विधानसभा जिस पर स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं वो भी राष्ट्रीय मुद्दों के केंद्र बिंदु पर ही लड़ा जाएगा। इससे जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जिसका जुड़ाव स्थानीय मुद्दों से होता है वो कमज़ोर पड़ेंगे। एक स्टडी है IDFC इंस्टीट्यूट का कि वर्ष 2015 में किए गए इनके द्वारा अध्ययन किए गए थे कि एक साथ चुनाव कराने पर इस बात की 77% संभावना बनेगी कि विजित राजनीतिक दल या गठबंधन लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा दोनों में जीत दर्ज करेंगे। तो ये एक स्टडीज़ भी है इस सपोर्ट में, इसके विरोध के पक्ष में।
एक और मुद्दा ये है कि समय समय पर चुनाव होने से सरकार की जो लोगों के प्रति जवाबदेही होती है, जो एक स्वच्छ लोकतंत्र का प्रतीक है, उससे ये भी बाधित होगा। अगर एक साथ चुनाव करा दिया जाते हैं 5 साल तक, 5 साल के लिए, जिससे लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेही भी कम होगी, ऐसा विरोधी पक्ष का, विरोधी जो पार्टी है उसका आरोप है। लोकसभा और चुनाव, विधानसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दे पर लड़े जाते हैं, इसलिए इन दोनों का चुनाव एक साथ किया जाना व्यवहारिक नहीं है, ये भी कहना है जो विपक्षी पार्टी हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन बाधाओं को या इन हानियों को, चुनौतियों को दूर करने के क्या क्या प्रयास किए गए हैं और क्या क्या विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उसको भी एक नज़र हम देख लेते हैं। सबसे पहली बार 1983 में चुनाव आयोग ने वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव दिया था और इसको देश के हित में माना था। इसी तरह से 1999 में जस्टिस BS चौहान की अध्यक्षता वाली विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में हर वर्ष होने वाले चुनाव के चक्र को समाप्त करने और एक साथ चुनाव पर अपना मसौदा रिपोर्ट जारी किया था। इसी तरह से 2015 में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसदीय अस्थायी समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में इस मामले की जांच कर 2 चरणों में साथ साथ निर्वाचन कराने की सिफारिश की थी। इसी तरह से 2017 में नीति आयोग ने और 2018 में विधि आयोग ने भी अपना मसौदा प्रस्तुत किया था वन नेशन वन इलेक्शन पर। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण काम ये हुआ कि एक साथ चुनाव कराए जाने के लिए संभावना जो तलाशने के लिए सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति महामहिम रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और जिसने हाल में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। समिति की रिपोर्ट क्या कहता है वो देख लेते हैं। समिति ने 2029 से लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव की व्यवस्था लागू करने की सिफारिश किया है। एक तरह से समिति ने इस बात को एक्सेप्ट किया है और इस बात का समर्थन किया है कि देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने ही चाहिए और उसके द्वारा 2029 का टाइमलाइन सेट किया गया है। आगे उनके द्वारा सिफारिश की गई है कि पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी यानी कि पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन भी कराए जा सकते हैं। तीसरा जो उनका जो महत्वपूर्ण सिफारिश ये है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, ऐसे सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। जैसे कि अगर 2029 में जिसका चुनाव हुआ है तो वो 2028 में उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और हम जानते हैं कि अपना अगला लोकसभा चुनाव 2029 में होने जा रहा है, तो 28 से लेकर के 29 के बीच की जो काल अवधि है उसी को बढ़ाने की सिफारिश इनके द्वारा उन विधानसभाओं की गई है जिनका कार्यकाल 28 में ख़त्म हो जाएगा, ताकि 29 में एक साथ लोकसभा के साथ इलेक्शन कराए जा सकें। इसके साथ ही साथ कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिसका कार्यकाल घटाना पड़ सकता है। त्रिशंकु स्थिति या अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी स्थिति में भंग होने पर नई लोकसभा के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराने का इनके द्वारा सिफारिश किया गया है। परंतु एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो एक चुनौती थी, जो विपक्षी पार्टियां या देश के थिंकर बता रहे थे कि अगर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं और बीच में ही अगर किसी विधानसभा या लोकसभा का भंग हो जाता है तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय होना चाहिए, तो उसी के संबंध में चौथा पॉइंट है जो समिति द्वारा सिफारिश किया गया है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो नए सिरे से चुनाव तो होंगे, लेकिन सदन का कार्यकाल केवल उतना ही होगा जितना कि बचे हुए कार्यकाल पिछली लोकसभा के हैं। पिछली लोकसभा या विधानसभा के कार्यकाल जितने बचे रहेंगे, नए चुनाव के आधार पर केवल उतने ही दिन तक वो कार्यरत रहेंगे अगर बीच में भंग किया जाता है तो। अब यहाँ पर मैंने तीसरे नंबर पॉइंट में बताया कि कुछ राज्यों के विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, कुछ के घटाया जा सकता है। तो इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम विधानसभाओं के कार्यकाल 2023 में 2028 में ख़त्म हो जाएंगे, तो इसको 2029 में साथ इलेक्शन कराने के लिए 6 महीने का बढ़ाना पड़ेगा। और साथ ही साथ हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली इनके कार्यकाल में 5 से 8 महीने की कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे राज्यों का चुनाव लोकसभा के इलेक्शन के 5 से 8 महीने के बाद होता है, तो उनका 2029 के इलेक्शन के लोकसभा के इलेक्शन के समय उसको संपन्न कराने के लिए उसके कार्यकाल को कम करना होगा, उसमें कटौती करनी पड़ेगी। साथ ही साथ जो कोविंद समिति है उनके द्वारा ये सिफारिश की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 83, 172 और 325 में संशोधन की आवश्यकता तो होगी, परंतु इस संवैधानिक संशोधन को राज्यों से पुष्टि कराने की ज़रूरत नहीं है।
अब अगला ये जो सिफारिश किया गया है वो ये कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन कराया जाता है तो भारत निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ परामर्श कर एकल मतदाता सूची और एकल मतदाता पहचान पत्र तैयार करेंगे। फिलहाल क्या व्यवस्था है कि भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी लेती हैं और उसको संपन्न कराती हैं, जबकि नगर निकाय और पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग के ऊपर रहती है। लेकिन समिति की सिफारिश ये है कि दोनों मिल करके जो भारत निर्वाचन आयोग है और राज्य चुनाव के अधिकारी उनके साथ मिल करके जो भी पूरी तैयारी है, मतदाता सूची की तैयारी हो या पहचान पत्र, वो साथ साथ मिल के करेंगे। एक और महत्वपूर्ण जो उनके द्वारा सिफारिश की गई है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए जो उपकरण चाहिए, जैसे ईवीएम हो गया, मानव बल चाहिए, जनशक्ति हो गया, सुरक्षा बल, उसकी प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अगर 2029 में लोकसभा और राज्य विधानसभा के एक साथ चुनाव कराए जाते हैं तो चुनाव आयोग को ईवीएम और वीवीपैट खरीदने के लिए कम से कम 8,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी। मतलब कि सरकार को फाइनेंशली भी तैयारी रखनी पड़ेगी एक साथ चुनाव कराने के लिए। अच्छा, अपने देश में जो शुरुआती जो 3 लोकसभा कार्यकाल था उसमें विधानसभाओं के चुनाव भी साथ साथ होते थे, जैसा मैंने पहले ऊपर भी बताया। लेकिन अभी भी देश में विश्व में ऐसे कई देश हैं जहाँ पर एक साथ चुनाव कराए जाते हैं। जैसे कि स्वीडन का देख लेते हैं। स्वीडन में हर 4 साल में आम चुनाव के साथ राज्यों तरह जिला परिषद के चुनाव भी होते हैं। मतलब वहाँ पर केंद्र के भी होते हैं, राज्य के भी होते हैं और लोकल बॉडीज़ के चुनाव साथ साथ कराए जाते हैं स्वीडन में। ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, स्थानीय चुनाव और मेयर के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका में भी आम चुनाव और राज्यों के चुनाव साथ में आयोजित कराए जाते हैं, जिसके लिए अलग अलग वोटिंग पेपर भी दिए जाते हैं। इसी तरह से ब्राज़ील, फिलीपींस, बोलीविया, कोलंबिया, कोस्टारिका, ग्वाटेमाला, गुयाना, होंडुरास जैसे देशों में राष्ट्रपति प्रणाली के तहत राष्ट्रपति और विधायी चुनाव एक साथ होते हैं। तो हमारे सामने विश्व के कई उदाहरण हैं, कई देशों के उदाहरण हैं जिसको कि हम ध्यान में रखते हुए अपने देश में भी एक साथ एक चुनाव की प्रणाली को लागू कर सकते हैं। और जो भी बाधाएं हैं वो फाइनेंशियल हो या फिर जो भी जिस भी तरह की जो बाधाएं हों, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राज्य पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके साथ बातचीत का रास्ता हो, इन सब बातों पर एक सहमति के साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हमने देखा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पूरा डिटेल में कि क्यों सुर्खियों में है, क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और इसके क्या चुनौतियां हैं, इसके क्या लाभ हैं और विश्व में क्या प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, उन सब चीज़ों पर हमने चर्चा विस्तार से किया। और जो समिति जो गठित की गई है उच्च स्तरीय समिति, उसके द्वारा क्या सिफारिशें की गई और उसके बाद उन सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जाएंगे, इन सब विषयों पर हमने पूरा डिटेल में चर्चा किया। और मुझे उम्मीद है कि अगर इससे संबंधित प्रश्न प्री या मेंस में पूछे जाएंगे तो आप लोग इसको सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। प्री के प्रश्न इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, एक दो जो पूछे जाएंगे उसको चर्चा हमने कर दिया इस वीडियोज़ में। और मेंस में ज़्यादातर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे या इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही हाईलाइटेड है और बहुत ही ज्वलंत इशू है अपने देश में ये अभी। तो इस वीडियोज़ को ज़रूर आप 1 से 2 बार ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। और पूरी जो कहानी चल रही है अपनी देश में डिबेट चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में, जब आप इस वीडियोज़ को सुनेंगे और फिर डिबेट को न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे या फिर आप टीवी और न्यूज़ चैनल पर देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा और अपनी एक राय डेवलप कर पाएंगे इससे। तो थैंक यू। आज का सेशन बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में फिर अगले किसी टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अंत में आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।